वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए का 10 चैप्टर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार के बारे में आप सभी को जानकारी है कि व्यापार किसे कहते हैं। इससे पहले हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था आंतरिक व्यापार। अब हम इसमें जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब कि एक राष्ट्र के अंतर्गत होने वाला व्यापार नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार, ये क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब कि विश्व के अलग अलग जो देश हैं, सभी देश एक दूसरे से जो व्यापार करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। देखिए प्रस्तावना। विश्व के अलग अलग देशों में प्राकृतिक साधन संपत्ति का वितरण असमान रूप से हुआ है। अर्थात कि विश्व में जितने भी देश हैं, सभी को सभी चीज़ें बराबर मात्रा में मिली हुई हो, ऐसा नहीं है। प्रकृति के द्वारा किसी को किसी प्रकार की चीज़ अधिक प्राप्त है, किसी को कम प्राप्त है, या फिर किसी को कुछ मिला ही नहीं है। इस प्रकार से मतलब कि कहीं पर पेड़ पौधे अधिक है, कहीं वन अधिक है, कहीं समुद्र अधिक है, कहीं पहाड़ अधिक हैं, कहीं औषधियों के रूप में जो वनस्पतियाँ उगती है वह अधिक है, कहीं पर नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति ने वितरण किया है अपनी संपत्ति और साधन का, तो वो कैसा है? असमान है। जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए दूसरे देशों पर क्या करना पड़ता है? आधार रखना पड़ता है, मतलब दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। एक देश में अमुक वस्तु का उत्पादन करना संभव न हो, या फिर आवश्यकता से कम हो, और दूसरे देश के पास से इसके बारे में अनुकूलता हो, तो वह वस्तु दूसरे देश के पास से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अमुक वस्तुएं जिन देशों में साधनों की कमी, मजदूरी अथवा वेतन कम और खर्च कम आदि से उत्तम गुणवत्ता वाली बन सकती हैं, तो वे वस्तुएं देश में निर्मित करके अलग अलग देशों में भेजकर एक दूसरे की ज़रूरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाए, तो विश्व की साधन संपत्ति का उत्पादन कार्य में अच्छे से अच्छा उपयोग किया जा सकता है। विकसित देशों के पास उद्योग हो और अल्प विकसित देशों के पास कच्चा माल हो, तो दोनों के मध्य व्यापार अनिवार्य बनता है। क्यों? क्योंकि वस्तु के उत्पादन के लिए वस्तु के कच्चे माल की सामग्री की आवश्यकता होती है, और साथ साथ उस कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के साधन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दोनों राष्ट्र क्या कर सकते हैं? नए वस्तु का निर्माण करने के लिए एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। विकसित देशों के पास उद्योग हो और अल्प विकसित देशों के पास कच्चा माल है, तो दोनों के बीच व्यापार क्या बन जाता है? अनिवार्य बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यह बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, मतलब कि पुरानी व्यवस्था है। इसी के जरिए हर एक राष्ट्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ख्याल देखेंगे। जब किसी एक देश के लोग और संस्थाएं दूसरे देश के लोगों अथवा संस्थाओं के साथ व्यापार करें, तो इस व्यापारिक प्रवृत्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेश व्यापार हम कह सकते हैं। थॉमस के अनुसार देखेंगे, एक देश के उत्पादों का दूसरे देश के साथ विनिमय अर्थात विदेश व्यापार। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व तो यह है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ इससे प्राप्त किया जा सकता है। विश्व के अलग अलग जो देश हैं, सभी के बीच प्राकृतिक साधन संपत्ति का जो असमान वितरण हुआ है, देश की ज़रूरतमंद सभी वस्तुएं सभी राष्ट्रों में उत्पादित नहीं होती है। जिस देश में जिस वस्तु का उत्पादन अनुकूल है, वह वस्तु कम खर्च पर आसानी से उत्पादन करके अन्य देश में निर्यात कर सकते हैं, और देश की ज़रूरतमंद वस्तुएं विदेश से आयात की जा सकती हैं। मतलब कि जिस राष्ट्र में कम खर्च में अच्छी क्वालिटी की वस्तु यदि उत्पादित हो रही है, तो वह क्या करेगा? उस वस्तु का वहाँ पर उत्पादन करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए
जिस राष्ट्र को उसकी आवश्यकता है वहाँ पर वह वस्तुएं भेजी जा सकती है। सेकंड है अल्प विकसित देशों का विकास। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए जो राष्ट्र अल्प विकसित है उनका क्या किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है, उनको विकसित किया जा सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विदेशी टेक्नोलॉजी, आधुनिक संचालकीय ज्ञान, संशोधन, विदेशी पूंजी इत्यादि का आयात कर सकते हैं। अल्प विकसित देश अन्य देशों के साथ सहयोग के अनुबंध करके उद्योग धंधे स्थापित करके देश का विकास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है साधन संपत्ति का महत्तम उपयोग, मतलब जितने प्रमाण में साधन और संपत्ति है उसका अधिक से अधिक उपयोग होना। विश्व के सभी देशों की साधन संपत्ति का महत्तम उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही होता है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार टेक्नोलॉजी, यंत्र और मानवीय श्रम का आयात करके अपने साधनों का महत्तम उपयोग संभव बनाते हैं। विभिन्न देशों में स्थित लोग अपने देश की प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग उनकी योग्यता के अनुसार करके उत्पादन में वृद्धि करते हैं और अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात भी करते हैं। नेक्स्ट है सहायक सेवाओं का विकास। अब व्यापार में केवल साधन संपत्ति होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ सेवाओं का होना भी आवश्यक होती है, जैसे कि संदेश व्यवहार की सेवाएं, परिवहन की सेवा हो गई, बैंकिंग सेवाएं हो गई, बीमा की सेवा हो गई, गोदाम की सेवा हो गई, इस प्रकार से। तो इनका भी विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आयात और निर्यात होने में वाणिज्य विषयक सहायक सेवाएं, देखिए जैसे कि बैंक, बीमा, गोदाम, संदेश व्यवहार, परिवहन की सेवाएं, आढ़तिया आदि सेवाओं का विकास भी निरंतर होता है। नेक्स्ट है मूल्य स्तर स्थिर रखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा देश में जिस वस्तु की अधिक से अधिक कमी हो उनका निर्यात करके घटते मूल्य को रोका जा सकता है, और इस तरह वस्तु की कमी हो उनका आयात करके बढ़ते हुए मूल्य को रोका जा सकता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा मूल्य स्तर को भी स्थिर रखा जा सकता है। नेक्स्ट है उच्च जीवन स्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पृथक देशों के मध्य स्पर्धा होती रहती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि अलग अलग देशों के बीच स्पर्धा निरंतर होती है कि एक राष्ट्र ने कुछ अच्छे प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया है तो दूसरा राष्ट्र क्या करेगा, उसमें कुछ नवीनता लाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार सभी राष्ट्रों के बीच क्या चलती रहती है, स्पर्धा होती रहती है। अब स्पर्धा में बने रहने के लिए उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत कम हो और अधिक अच्छी गुणवत्ता उसमें बनी रहे, इन सभी चीज़ों का वह क्या करता है, निरंतर प्रयास करता है। और उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु कम से कम मूल्य पर मिलने से लोगों का जीवन स्तर क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है, मतलब कि जीवन स्तर में सुधार आता है। नेक्स्ट है संस्कृति, फैशन और ज्ञान का विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को भी समझने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे लंबे समय पर या दीर्घ समय पर अंतर्राष्ट्रीय सुमेल और संवादिता स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग देशों के मध्य संस्कृति, फैशन और ज्ञान का विनिमय होता है। अगला है आपत्ति में सहायक। अब अकाल, भूकंप, रोग का फैलना, आंधी जैसी प्राकृतिक अथवा मानव सर्जित आपत्तियों में वस्तु की आपूर्ति अनियमित हो जाती है, जैसे अभी कोरोना काल में हुआ है कि सभी जगह पर दवाइयों की, वैक्सीन की कमी महसूस की जा रही है। तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशेष महत्व होता है। भारत जैसे देश में अधिकांशतः कृषि वर्षा पर आधारित होती है।
यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो तो कृषि असफल हो जाती है। तो ऐसे समय पर विदेश से अनाज आयात करके प्राकृतिक आपत्तियों का सामना किया जा सकता है। अगला है विश्व एक बाजार। औद्योगिक रूप से विकसित और समृद्ध राष्ट्र उच्च टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। ऐसे उत्पादन को विक्रय करने के लिए सतत नए बाजार खोजने के प्रयत्न करते हैं। इसके लिए देश की सीमाएं पार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित होता है। इस प्रकार विश्व के बहुत से देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं, जिससे विश्व एक बाजार बन गया है। अभी हम देखेंगे कि निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोत्साहन में यहाँ आपको नीचे एक चार्ट के जरिए दिया गया है निर्यात प्रोत्साहन के विभिन्न माध्यम। तो कौन कौन से माध्यम है जो निर्यात को प्रोत्साहन देते हैं। एक तो है व्यापारी, फिर है वित्तीय और आर्थिक उत्तेजन प्रतिफल। इस प्रकार से यहाँ अलग अलग प्रकार से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। देश में जरूरी और अनिवार्य उत्पादों की मांग के सामने आपूर्ति बनाए रखने, देश की सुरक्षा के लिए तथा आर्थिक विकास के लिए आयात करना होता है। आयात किए गए उत्पादों और सेवा का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ता है। विदेशी चलन प्राप्त करने और अर्थतंत्र की स्थिरता तथा सलामती के लिए निर्यात करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक देश निर्यातों को प्रोत्साहन देते हैं। देश उत्पादित उत्पाद विदेश आयातकर्ताओं को कम मूल्य पर ऊंची गुणवत्ता वाली और मांगे तब मिल जाए, इसके लिए जो कोई प्रोत्साहन निर्यातकर्ताओं को दिया जाए तो उसे निर्यात प्रोत्साहन कहा जाता है। निर्यात प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी कुछ हद तक सरकार की होती है। ऐसे प्रोत्साहन सरकारी होने से उनके माध्यम भी सरकारी ही होते हैं। पहला माध्यम देखेंगे हम व्यापारी संधियाँ। व्यापारी संधियों के माध्यम द्वारा निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के अनुकूल हो ऐसे देश के राजनेता इस माध्यम के द्वारा संधि करते हैं। इस व्यापारी संधि के अनुसार एक या अधिक देशों के उत्पाद और सेवाओं का आयात करेंगे अथवा उन्हें अग्रिमता देंगे, ऐसे करार करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो राष्ट्र के राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में व्यापारी संधि के द्वारा सेवाओं और आयातों के बारे में संधि तय कर लेते हैं आपस में, जिसके कारण व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। सेकंड है वित्तीय और आर्थिक उत्तेजन प्रतिफल। वित्तीय और आर्थिक उत्तेजन प्रतिफल के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है। यह माध्यम बहुत ही बड़े पैमाने में और लंबे समय से उपयोग होता है। इस योजना के अनुसार निर्यातकर्ता को निश्चित की गई दर पर प्रत्यक्ष प्रतिफल देना, निर्यात पात्र उत्पादों पर विक्रय कर और आबकारी कर न लेना या फिर कम लेना, निर्यात की आय को संपूर्ण या फिर अंशतः आय कर से मुक्ति देना। नेक्स्ट है निर्यात के उत्पादों का कच्चा माल, अन्य साधन और विद्युत कम कीमत पर उपलब्ध कराना आदि जैसे उत्तेजित प्रतिफल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है संकलित और सुगठित आर्थिक प्रोत्साहन। इस योजना में निश्चित की गई रकम की
अथवा निश्चित किए गए उत्पादों का निर्यात किया जाए तो उनके बदले में प्राप्त विदेशी चलन के निश्चित किए गए प्रमाण में आयात करने का अधिकार दिया जाता है, निर्यात का विश्वास देने के बदले में। सस्ती दर पर जमीन प्राप्त करके उन पर निर्यात पात्र उत्पादों का उत्पादन करना, कारखाना स्थापित करने का लाभ, कर वेरा और अन्य नियंत्रणों में से मुक्त ऐसे मुक्त व्यापार विस्तार में कारखाने स्थापित करने के बदले में समस्त या निश्चित किए गए प्रमाण में उत्पाद निर्यात करना इत्यादि जैसे प्रोत्साहन इन्हें दिए जाते हैं। अगला है वित्तीय सुविधाएं और सेवाएं। वित्तीय सुविधाएं और सेवाओं के माध्यम के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जैसे निर्यातकर्ताओं को उत्पादन का जिस दिन निर्यात करें उसी दिन बिल की रकम प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करना। फिर विदेशी मुद्रा की दर में परिवर्तन के सामने रक्षण प्रदान करना। आयातकर्ता को सरलता से माल प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करना। आयातकर्ता की आर्थिक सुदृढ़ता की जांच करके उनकी जमानत के रूप में सेवा प्रदान करना आदि का समावेश वित्तीय सुविधाएं और सेवाओं के माध्यम से ही होता है। अब है अनार्थिक सुविधाएं। अनार्थिक सुविधाओं में है निर्यात के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना, निर्यात पात्र उत्पादों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग से करना। फिर निर्यातकों के मध्य स्पर्धा का आयोजन करके सबसे अधिक निर्यात पर उनका सम्मान करना, निर्यात बाजारों की जानकारी प्रदान करना, निर्यात उत्पादों का उत्पादन करने वाले कारखानों में हड़ताल और तालाबंदी की अवैध घोषित करना आदि जैसे अनेक अनार्थिक निर्यात प्रोत्साहन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय आर्थिक विस्तार। विशिष्ट आर्थिक विस्तार के बारे में कानून संसद द्वारा सन 2005 में पारित किया गया था और 10 फरवरी सन 2006 के दिन में अमल में आया है। विशिष्ट आर्थिक विस्तार यह एक ऐसा भौगोलिक विस्तार है कि जिसमें आर्थिक कानून देश में बनाए हुए अन्य कानूनों की अपेक्षाकृत अधिक उदार होते हैं। विशिष्ट आर्थिक विस्तार की श्रेणी में अनेक विशिष्ट विस्तार शामिल किए जाते हैं, जिसमें निर्यात प्रोसेसिंग विस्तार, मुक्त व्यापार विस्तार, स्वतंत्र बंदरगाह, औद्योगिक गृहों का समावेश होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष स्थानीय और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करना है। विशिष्ट आर्थिक विस्तार में औद्योगिक इकाइयों की चित्र वस्तुओं की निर्यात वृद्धि के लिए जरूरी प्रोत्साहन जैसे कि कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय आबकारी जकात, सेवा कर, केंद्रीय विक्रय कर तथा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में से मुक्ति प्रदान की जाती है। स्थानीय और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देना तथा ऐसे विस्तार में ढांचागत सुविधाओं का विकास करना आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं।